नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। ये है हमारी 12th क्लास के लिए। तो 12th क्लास की हिंदी ग्रामर हम स्टार्ट कर चुके हैं। हमने संधि ली है। सबसे पहले हमने संधि का टॉपिक लिया है और संधि में हमने स्वर संधि पढ़ चुके हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, परिभाषा क्या है, संधि क्या है, ये सब हम आराम से पढ़ चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं इसका दूसरा नंबर का जो भेद है वह है व्यंजन संधि। हमारा संधि का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं हम लोग। और व्यंजन संधि क्या है उसके लिए हमने पढ़ा था। जब हम संधि पढ़ रहे थे तब हमने स्वर पढ़े थे, व्यंजन पढ़े थे और विसर्ग देखा था। विसर्ग क्या होता है, अब स्वर में कौन कौन से छोटे स्वर होते हैं, कौन से बड़े होते हैं, ये पढ़े थे। और फिर जब हमने व्यंजन पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, यानी कि जो वर्ग होते हैं, हमारे 5 वर्ग होते हैं, वो कौन कौन से वर्ग होते हैं ये पढ़े थे। अंतस्थ वर्ण पढ़े थे और ऊष्मीय वर्ण पढ़े थे। तो हमारे ये जो व्यंजन संधि है हमारे 5 वर्गों पर निर्भर होती है और जो हमारे अंतस्थ ऊष्मीय व्यंजन है उन पर भी निर्भर करती है। यानी कि अ से लेकर क से लेकर और ह तक ये जो सारे व्यंजन है इनसे ही व्यंजन संधि बनती है। और ये कैसे बनती है, इसके क्या भेद है। अब देखिए, भेदों की बात करते हैं तो हम व्यंजन के जो भेद होते हैं वो किसी नाम से नहीं लिखे गए हैं। हिंदी में, हिंदी व्याकरण के अंदर व्यंजन के भेदों में नियम चलते हैं, उनके नाम नहीं चलते हैं। लेकिन संस्कृत व्याकरण में व्यंजन के भेदों के नाम भी चलते हैं, विसर्ग में भी नाम चलते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या होता है कि उसके नियम चलते हैं। अब मैं वो पूरे नियम नहीं लेकर हम कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे, यानी कि पूरा नियम क्या कह रहा है हम उस अनुसार इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। आप ध्यान से सुनिए कि संधि क्या होती है और उसे मतलब व्यंजन संधि को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर है व्यंजन संधि। व्यंजन से आपको पता है कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। शब्द वर्णमाला के हमारे जो हिंदी वर्णमाला है या संस्कृत वर्णमाला है उसको बिल्कुल समान रूप से बांटा गया है कि स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं। ठीक है, अयोग अलग होते हैं। स्वर में कितने वर्ण होते हैं, व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं। तो स्वर के जो वर्ण है वो हम पढ़ चुके हैं स्वर संधि के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के वर्ण और व्यंजन संधि, यानी कि कौन कौन से वर्णों से कौन कौन सी संधि होती है, उसमें कौन सा वर्ण चेंज होगा, कौन सा वर्ण आएगा तो कौन सा वर्ण आधा होगा, कौन सा पूरा होगा, ये सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि की सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं परिभाषा। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, परिभाषा। तो क्या कह रही है, 2 वर्णों में संधि होती है। तो 2 वर्णों में संधि होती है, कोई भी वर्ण हो सकते हैं इसके अंतर्गत। मान लीजिए क हो सकता है प्लस अ हो सकता है। ठीक है, क और अ मिलके पूरा अ क बन गया। ठीक है, ये अ और ये आधा क, ये दोनों जुड़ गए, इसमें अ की मात्रा जुड़ गई और ये पूरा क बनकर आ गया। ये तो थे हमारे वर्ण, और ये जब 2 वर्णों का मेल हो गया तो ये अक्षर हो गए। ठीक है, तो संधि वर्णों का मेल ही है। ठीक है, तो 2 वर्णों में संधि होती है तो उनमें से पहला यदि व्यंजन है, पहला वर्ण, पहला किसे कहा गया है, मैंने आपको बताया कि ये जो प्लस है इस प्लस के इधर वाला यानी कि हमारा जो राइट हैंड साइड है उसका जो अंतिम वर्ण होता है वो पहला गिना जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड का जो अंतिम वर्ण है वो पहला वर्ण गिना जाता है। और जो हमारा राइट हैंड साइड है उसका जो पहला वर्ण है वह उसका जो दूसरा वर्ण गिना जाता है। ठीक है, किसका, यानी कि संधि करते समय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में संधि होगी, इसलिए इसे प्रथम और इसे द्वितीय वर्ण कहा जाता है। यानी कि पहला वर्ण हम यहाँ लिख सकते हैं, पहला वर्ण यदि व्यंजन होता है और दूसरा वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। मतलब स्वर भी हो सकता है, यहाँ तो व्यंजन होगा ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि स्वर व्यंजन दोनों में से कोई भी हो सकता है और उनमें संधि करनी है। ठीक है, स्वर या व्यंजन होता हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ नियम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, देखिए संधि के उदाहरण के अंदर मैं देखूँ तो आप बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं जैसे दिक्। अब दिक् में क्या है, ये एक का क्या है, व्यंजन, और यहाँ लिख लिया हमने अंबर। ठीक है,
तो प्रथम वर्ण तो हो गया हमारा क्या क, और जो दूसरा वर्ण है हमारा क्या है अ। ठीक है, इस क में क्या करेंगे अ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा पूरा। अब हम क्या करेंगे, इस दिगंबर नहीं लिखेंगे इसे। ठीक है, हम इसे दिगंबर नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नियम चलता है 3 का 5 या 1 का 3 इस प्रकार से नियम चलता है। उस नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से लिखेंगे दिगंबर, क्योंकि ये जो क है वो अपने वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। कौन सा वर्ण हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा, और ये ग बन जाएगा तो दिगंबर शब्द बनकर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से संधि होती है, यानी कि पहला वर्ण इसमें व्यंजन है और दूसरा वर्ण इसमें स्वर है। अब यहाँ पर व्यंजन भी हो सकता है, ये तो स्वर है लेकिन व्यंजन भी हो सकता है क्योंकि व्यंजन संधि है, लेकिन जो प्रथम वर्ण है वो हमेशा हमेशा व्यंजन ही रहेगा। जो दूसरा वर्ण है हमारा वो जरूर व्यंजन या स्वर कोई भी हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है। अब है ट्रिक। अब ये ट्रिक हम बोल सकते हैं, एक नियम भी बोल सकते हैं इसे। पहला नियम क्या कह रहा है, अगर किसी शब्द में या शब्द के बीच में, हम बीच में लिख सकते हैं आधा च, देखिए आधा च पूरा च, आधा ज पूरा ज, आधा ट, यह आधा ट है, ठीक है, हलंत वाला पूरा ट, और आधा ल पूरा ल। इस प्रकार से अगर वर्ण आते हैं, ठीक है, आधा च पूरा च, आधा ज पूरा ज, आधा ट पूरा ट, और आधा ल पूरा ल, इस प्रकार से कोई शब्द आते हैं तो क्या होगा, देखिए ये आधा ज है और ये आधा पूरा ज है। ठीक है, तो ये जो आधा वर्ण है, जितने भी आधे वर्ण होते हैं ये वाले आधा ज, आधा ज, आधा च, आधा ज, आधा ट और आधा ल, इनके स्थान पर, सभी के स्थान पर आधा त हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है नियम, आधा च च, आधा ज ज, आधा ट ट, आधा ल ल। अगर ये वर्ण आते हैं शब्द के बीच में तो इनके जो आधे वर्ण है इनके सबके स्थान पर आधा त वर्ण बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसका नियम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने पहले लिखे, हम इसके उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ सज्जन, ठीक है, हमने यहाँ लिखा उज्जवल, ठीक है, और हमने यहाँ लिखा सच्चित, सच्चित, ठीक है, और हमने यहाँ लिखा एक और तट्टिका। ठीक है, आ गए ये सारे वर्ण। देखिए बीच में क्या है, आधा ज, आधा ज और आधा च और आधा ट। ठीक है, ये सारे वर्ण आ गए। अब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे। कैसे करेंगे, क्या कहा है कि जितने भी आधे वर्ण हैं उनके स्थान पर आधा त बन जाएगा। जितने भी आधे वर्ण है तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ स लिखेंगे और यहाँ ज न लिखेंगे। अब ये जो आधा वर्ण है इसकी जगह हम क्या करेंगे, आधा त, और ये हो गया आधा त प्लस स, आधा त प्लस जन, तो ये क्या हो गया, सत प्लस जन क्या बन जाता है, सज्जन बन जाता है। अब इसका दूसरा नियम ये कहेगा कि अगर संधि विच्छेद में पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा त है तो दूसरा जो शब्द होता है उसके पहले वर्ण का आधा त रूप ले लेगा। यानी कि जो ज लिखा हुआ है और अगर यहाँ आधा त है तो ये भी आधा वर्ण उसी रूप का, उसी शब्द का वह पहला वर्ण बन जाएगा, उसी वर्ण का। ये वर्ण क्या है, ज, तो ये ज ही आधा हो जाएगा यहाँ पे त के स्थान पर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा उत प्लस जल, उत प्लस जवल, उज्ज्वल हो गया। यहाँ हो गया हमारा सत प्लस चित। ठीक है, अब यहाँ हो गया हमारा तत् प्लस टीका। ठीक है, ये लिखा। ये तो हमारे हो गए सारे संधि विच्छेद। क्या हो गए, सज्जन का क्या होगा, सत प्लस जन, क्योंकि जितने भी आधे वर्ण है वो सारे आधे त आधे त आधे त में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मान लीजिए इस तरह का कोई आता है, आप इस तरह का
रूप दिया हुआ है, आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है और आपको संधि बनानी है, तो कैसे बनाएंगे कि हम पहले यहाँ लिखेंगे स और यहाँ लिखेंगे जन, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि दूसरा वर्ण क्या है ज और ये है त, तो दूसरे वर्ण का वही आधा वर्ण बन जाएगा, ये आधा ज, ठीक है। ये हो गया उ, ये ज है तो ये भी आधा ज, उज्ज्वल, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए स और यहाँ च है तो हमारा भी ये आधा च हो जाएगा, सचित, वही रूप आ गया। देखिए अब यहाँ है हमारा त और ये है टी, तो टी तो ऐसा का ऐसा आएगा का, अब इससे टी का आधा रूप बन जाएगा, ये हो गया तट्टी का, ठीक है। तो ये नियम क्या कह रहा है, अगर किसी शब्द के बीच में आधा च ज, आधा ज, आधा ट, आधा ज, आधा ल आता है तो क्या करेंगे, हम उस आधे ज के आधे वर्ण के स्थान पर हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आधे वर्ण के स्थान पर आधा त आ जाएगा, आधा त आ जाएगा, ठीक है। और अगर आधा त दिया हुआ है, आधे त के स्थान पर दूसरे पद के प्रथम वर्ण का आधा रूप हो जाएगा, ठीक है। क्या है कि अगर आधा वर्ण दिया हुआ है तो जितने भी आधे वर्ण है वो सारे आधे त में कन्वर्ट हो जाएंगे। मान लीजिए ये तो हमारा संधि युक्त शब्द था, अब हमने संधि विच्छेद कर दिया है तो जहां जहां पर आधा त लिखा हुआ है उसका जो दूसरा है प्लस के इस तरफ तो हमारा आधा त है, और जो प्लस के बाद वाला जो शब्द है उस शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसी का आधा रूप त के स्थान पर आ जाएगा। तो ये थी हमारा पहला नियम, व्यंजन संधि का ये हमारा पहला नियम था, ठीक है। जिसमें व्यंजन क्या होता है, जो आधा वर्ण है अगर एक जैसे आधे वर्ण है तो वो आधा वर्ण त का रूप लेगा, और त का अगर संधि विच्छेद में त लिखा हुआ है आधे के रूप में तो वह उसी दूसरे पद का प्रथम वर्ण आधा बन जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पहला नियम। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे नियम की तरफ। कौन से नियम की तरफ? दूसरे नियम नंबर 2। 1 3 और 1 का 5 नियम, ठीक है, और 1 का 3 हो तो 5 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखिए सबसे पहले हम 1 3 और 1 5 के लिए हमें वर्ग जानने होंगे। हमारे वर्ग कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, ये स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है। अब 25 में हम यहाँ पर वर्ग लिखेंगे। ये वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं यहाँ पर। अब कौन कौन से वर्ग होते हैं ये देखिए, क ख ग घ अंग, ठीक है। अब देखिए ये इसे क ख ग घ अंग, तो ये कौन सा वर्ग है? क वर्ग है। कौन सा है? क वर्ग कहलाएगा ये। अब क वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? ये क, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। क्या कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हमें याद रखना है दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे पे कौन है और पांचवे पे कौन है। ये हमें वर्गों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वर्ग और वर्गों के वर्ण को स्थान हमें पता नहीं होंगे तब तक हम व्यंजन संधि नहीं कर पाएंगे। इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब आता है हमारा च वर्ग। अब च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ और इया। अब आता है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है। अब आता है त वर्ग। त, थ, द, ध और न। अब आता है प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। ये देखिए हमारे 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग।
इस पांचों के हम 5-5 वर्ण मिला के पूरे 25 व्यंजन होते हैं। अब नियम क्या कह रहा है, 1 का 3 ये हो जाएगा, ठीक है। 1 का 3 और 5 का नियम बनेगा। अगर 1 है कहीं पर तो हम जब अनुस्वर संधि पढ़ेंगे, जब हमारा 5वां वर्ण आएगा, तो अभी हम केवल 1 का 3 नियम पढ़ेंगे। तो 1 का 3 नियम क्या कहता है कि जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे मैंने देखिए सबसे पहले आपको एक उदाहरण दिया था, दिक प्लस अंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 का 3 नियम चलेगा। क्या चलेगा कि जब हम संधि युक्त शब्द बनाएंगे, जब हम संधि युक्त शब्द बनाएंगे, टेबल अलग है, इसको अलग से याद करनी है आपको। जब हम संधि युक्त शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर दी लिखा हमने, अब ये क है तो 1 का 3 नियम चलेगा, ये हो जाएगा हमारा आधा ग। ये आधा क है, 1 का 3 नियम यानी कि क वर्ग का किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण अगर लिखा हुआ है संधि विच्छेद करते समय, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण व प्रथम वर्ण बन जाएगा। तो ये हमारा तीसरा बन गया। कैसे बन गया, क को हमने ग बना दिया, ये आधा क था, हमने आधा ग बना दिया। अब ये अ की मात्रा इसमें जोड़ देंगे और ये हमने लिख दिया दिगंबर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। देखिए जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, देखिए ये भी 1 का 3 नियम चलेगा। ये ज ग लिख दिया हमने। अब त की जगह हम क्या लिखेंगे, ये रहा त वर्ग। त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, द। हमने यहाँ लिखा आधा द और इसमें लगाई हमने ई की मात्रा और ये बन गया हमारा जगदीश, ठीक है। क्या बन गया, जगदीश बन गया हमारा, ठीक है। क्या नियम बताया हमने, 1 का 3 नियम, 1 के 3 नियम में और 3 का 1 नियम। अगर मान लीजिए ये तो संधि विच्छेद थे सारे, ये तो थे हमारा सारे संधि विच्छेद। अब हम बनाते हैं यहाँ पर संधि युक्त शब्द। संधि युक्त शब्द बनाते हैं हम। एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, सद्धर्म। देखिए क्या लिखा हुआ है, सद्धर्म लिखा हुआ है। अब हमें इसको संधि विच्छेद बनाना है। हम यहाँ पर संधि विच्छेद लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स लिखेंगे और यहाँ पर प्लस करके यहाँ हम धर्म लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये ध कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है, लेकिन ये चौथा नहीं आएगा। यहाँ पर कौन सा वर्ण है, ये द कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। तो नियम क्या कह रहा है, 1 का 3 और 3 का 1, यही कह रहा है, 1 का 3 और 3 का 1 नियम कह रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये जो द है ये तीसरा वर्ण है, तो हमारा प्रथम वर्ण बन जाएगा सत। सत प्लस धर्म, सद्धर्म। और संधि युक्त शब्द बनाते समय भी क्या होगा कि ये जो द है, ये जैसे त आधे रूप में था, क्यों आधे रूप में है, क्योंकि यहाँ व्यंजन है। अब व्यंजन से व्यंजन को तो जोड़ नहीं सकते, किसी मात्रा का रूप नहीं ले सकती, तो हम क्या करेंगे, इस व्यंजन को सेपरेट रखेंगे और ये जो आधा वर्ण है इसी ये भी अपने आधे रूप में द में आ जाएगा, तो ये द आधे रूप में ही रहेगा, ठीक है। तो हम हलंत लगाकर इसे आधे रूप में रख सकते हैं। सत प्लस धर्म क्या हो गया, सद्धर्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसको भी बना सकते हैं हम। जगदीश बनाया हमने, यहाँ पर ये जगदीश बनाया। हम क्या करेंगे, ज ग, अब द कौन सा है, तीसरा वर्ण है, हम इसका पहला वर्ण ले लेंगे, यहाँ पर ये त और ई की मात्रा अलग कर देंगे, जगत प्लस ईश, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो नियम 2 क्या कह रहा है कि 1 का 3 और 3 का 1 नियम यहाँ पर चलेगा। यानी कि अगर किसी वर्ग संधि विच्छेद करते समय कोई वर्ण अगर अपने प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर है, ठीक है, वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो संधि करते समय हमें क्या करना है, उस संधि विच्छेद को संधि करते समय हमें क्या करना है कि जो प्रथम वर्ण है वो अपने तीसरे वर्ण के रूप में आ जाएगा। कौन से वर्ण में, तीसरे वर्ण में। संधि विच्छेद में तो हमारा प्रथम वर्ण आएगा और संधि युक्त में तीसरा आएगा, इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये था हमारा नियम नंबर 2। अब आते हैं हम नियम नंबर 3 की तरफ। हम लिखते हैं यहाँ पर नियम 3। ये पढ़ रहे हैं हम व्यंजन संधि
हमारी व्यंजन संधि हिंदी वर्णमाला में नियम से चलती है, नाम से नहीं चलती है। ठीक है, नाम से भी पढ़ सकते हैं लेकिन हम नाम से नहीं पढ़ेंगे। अगर बीच में आधा त आए तो द से बदले, आधे द से बदल देते। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण से ही हम समझ पाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए, उत्थान, सत्कर्म, सत्कार, तत्पुरुष, उत्सव। ठीक है, क्या हो गया? पहला हमारा हो गया उत्थान। देखिए क्या बोला है कि अगर बीच में आधा त, देखिए ये रहा आधा त, आधा त, ये आधा त, ये क्या है? सारे संधि युक्त शब्द, संधि युक्त शब्द है। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे संधि विच्छेद। क्या लिखेंगे? संधि विच्छेद। ये तो संधि युक्त शब्द में अगर बीच में आधा त आता है, देखिए सारी जगह आधा त है, तो हमें क्या करना है? इस आधे त की जगह आधा द बनाना है। अब हमें क्या करना है? उद प्लस थान, ये हो गया, देखिए ये हो जाएगा सद प्लस कर्म, ये बन गया सत्कर्म। ये हो गया हमारा सद प्लस कार। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा तद प्लस पुरुष, और फिर हो जाएगा हमारा उद प्लस सव। ठीक है, क्या बना? सारा जितने भी त थे वो अपने आधे रूप में आ गए। उत्थान हो गया उद प्लस थान, सत्कर्म हो गया सद प्लस कर्म, सत्कार हो गया सद प्लस कार, तत्पुरुष हो गया तद प्लस पुरुष, और उत्सव हो गया उद प्लस सव। ठीक है, तो ये हमारा नियम नंबर 3 था। हम नियम नंबर 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1 का 3 और 3 का 1 वाला नियम पढ़ लिया हमने। ठीक है, और व्यंजन वाला पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला कि आधा त आता है अगर बीच में तो उसका रूप आधा द ले लेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नियम नंबर 4। ये है हमारा नियम नंबर 4। क्या कह रहा है? अगर किसी शब्द में अंक की बिंदी आती है, देखिए अंक की बिंदी कैसी होती है? ऐसी होती है बिल्कुल। ठीक है, अंक की बिंदी हो तो उसे आधे म में बदलिए। सॉरी, यहाँ भ लिखा हुआ है, आधा म हो जाएगा, आधे म में बदलिए। क्या बोला है कि अगर किसी शब्द में अंक की बिंदी आती है तो हमें उसे आधे म में बदलना है। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे संसार, संस्कार, चंचल, संक्षेप, इस तरह से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। संवाद हम बोल सकते हैं, संवाद। ठीक है, अगर अंक की बिंदी, ये सारी कौन सी बिंदियां हैं? अंक की बिंदी बोलते हैं, हमें इसे अंक की बिंदी बोलते हैं। अगर ये आती है तो ये जो अंक की बिंदी है, संधि विच्छेद करते समय क्या हो गया? ये सारी बिंदियां आधे म में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आधे म में। देखिए कैसे? जैसे हम सम प्लस कार, यहाँ आ जाएगा सम प्लस, ये हो जाएगा सकार, चम प्लस चल, चम प्लस चल। उसके बाद आएगा, देखिए, सम प्लस शेप, संक्षेप हो गया। फिर आ जाएगा हमारा सम प्लस वाद। ठीक है, तो क्या बना ये सारा? क्या नियम है कि अगर किसी शब्द में अंक की बिंदी आती है, या अगर किसी शब्द में अंक की बिंदी आती है तो जो अंक की बिंदी है वो आधे म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने, देखिए, ये हमारे सारे संधि युक्त शब्द थे और ये हमारे सारे संधि विच्छेद थे। हमने क्या करा? संधि युक्त शब्द था, उसमें अंक की बिंदी लगी हुई है, तो संधि विच्छेद करते समय हमने अंक की बिंदी को आधे म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये संसार हो गया सम प्लस कार, संस्कार हो गया सम प्लस संस्कार, और चंचल हो गया चम प्लस चल, संक्षेप हो गया हमारा सम प्लस शेप, संवाद हो गया हमारा सम प्लस वाद।
तो ये हमारा नियम नंबर 4 है। व्यंजन संधि के हमने 4 नियम पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नियम नंबर 5 पर। नियम 5, नियम 5 क्या कह रहा है? अगर किसी शब्द में आधा श और ठ हो तो उसे आधे स और थ में बदलिए। बीचों बीच होना चाहिए, एक चीज का ध्यान रखना आप, बीचों बीच। ठीक है, अगर किसी शब्द के बीचों बीच आधा श और ठ हो तो आधे स और थ में बदल जाएगा। अब ये कैसे बदलेगा ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ये वाले शब्द आना चाहिए, बीच में ये वाला वर्ण आना चाहिए। कैसे? निष्ठुर, ठीक है, अनुष्ठान और युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, ठीक है, हमने ये 3 शब्द लिए हैं। निष्ठुर लिया है। अब नियम क्या कह रहा है कि आधा श और ठ अगर आता है तो आधे स और थ में बदल जाएगा। ये वाला जो श है ये इस थ में बदल जाएगा और ये जो ठ है वो थ में बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? निष्ठुर। ठीक है, संधि विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए, हम यहाँ लिखेंगे नी प्लस स्थूर। ठीक है, नी प्लस स्थूर हो गया निष्ठुर। अगर हम संधि बनाएंगे तो ये जो आधा स है वो इस स में बदल जाएगा और ये थू है ये ठू में बदल जाएगा। अब आता है हमारा अनुष प्लस स्थान। अनु प्लस स्थान क्या हो गया? अनुष्ठान हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए, युधि प्लस स्थिर। युधि प्लस स्थिर, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर। हमने युधिष्ठिर को क्या लिखा? युधि प्लस स्थिर। तो देखिए, नियम पूरा कह रहा है कि निष्ठुर में क्या करा हमने? नी प्लस स्थूर कर दिया, क्योंकि ये जो हमारा आधा श और ठ है वो इस आधे स और थ में बदल जाएगा। अनुष्ठान हमारा हो गया अनु प्लस स्थान। युधिष्ठिर हो गया हमारा युधि प्लस स्थिर। तो ये था हमारा नियम नंबर 5। इसमें यह है कि आधे श और ठ लिखा हुआ है तो आधे स और थ में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नियम नंबर 6 पर। ये है हमारा नियम नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है, अगर किसी शब्द में अंक की बिंदी के साथ आधा स आए तो उसमें किस में बदलना है? म में बदलना है ये। ठीक है, अब हम म में कैसे बदलेंगे? बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं, हम उदाहरण से देखेंगे। अंक की बिंदी आधे म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने उससे पहले वाला जो नियम पढ़ा था वो भी उसके जैसा ही है थोड़ा। कैसे? संस्करण, ठीक है, संस्कृत और संस्कार। देखिए, इनमें भी आधे स, तीनों में आधे आधे स आए हैं, पूरे पूरे स आए हैं। स के ऊपर अगर बिंदी आती है और उसके बाद में आधा स आता है तो ये जो बिंदी है ये म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा सम प्लस करण। क्या बन जाएगा? सम प्लस करण। फिर बन जाएगा हमारा ये सम प्लस कृत। ठीक है, और हो जाएगा हमारा सम प्लस कार। ठीक है, क्या बन गया? जो हमारे अनुस्वार की बिंदी है, यानी कि जो अंक की बिंदी है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अनुस्वार। हम इसे अनुस्वार। ठीक है, ये हमारी है अनुस्वार की बिंदी और अनुस्वार की बिंदी आधे म में बदल जाएगी। संस्करण, सम प्लस करण के, बस इतना ध्यान रखना कि नियम क्या कह रहा है कि इस बिंदी के बाद आधा स होना चाहिए, ये वाला। देखिए, ठीक है, इस बिंदी के बाद में आधा स हो तो ही ये म में बदलेगा। ठीक है, तो संस्करण हो गया सम प्लस करण, संस्कृत हो गया सम प्लस कृत और संस्कार हो गया सम प्लस कार। पहले भी हमने जो इससे पहले वाला पढ़ा उसमें क्या नियम था? यही नियम था कि जो बिंदी है, अंक की बिंदी, वो आधे म में बदल जाएगी, तो वो भी आधे म में बदली थी। लेकिन अगर नियम यह है कि आधा स आया है फिर भी हमारी जो अंक की बिंदी है वो आधे म में ही कन्वर्ट होगी।
ठीक है। तो ये था आज हमारा हिंदी की जो संधि है हमारी, उसमें व्यंजन संधि का टॉपिक। तो व्यंजन संधि में हमने नियम पढ़े हैं, ये सारे नियम आपको याद करने हैं। अगर आपको नियम याद हो गए तो आप आराम से उस संधि को कर सकते हैं कि व्यंजन संधि कैसे होती है। ठीक है, स्वर संधि में तो आपको पता है वो जो सूत्र होते हैं वो हमें याद करने हैं। ठीक है, लेकिन व्यंजन संधि में हमें नियम याद करने हैं। स्वर संधि में कुछ नाम भी है, ठीक है, लेकिन व्यंजन संधि में नाम नहीं है, वो सब संस्कृत में होते हैं जो नाम से होती है। च्युत्व, श्रुत्व, चर्त्व, उत्व, है ना, ये सारे व्यंजन संधि के नाम होते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में हमें व्यंजन संधि के नियम पढ़ने और नियम याद कर लेंगे आप लोग तो आराम से हम व्यंजन संधि कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज हमारी व्यंजन संधि। हम अगले टॉपिक में लेकर आएंगे विसर्ग संधि के। विसर्ग संधि के क्या नियम होते हैं, उसके भी नियम ही होते हैं। हिंदी व्याकरण में नाम से नहीं चलती है, नियम से चलती है संधियाँ। तो हमें संधि पढ़ने के लिए उनके नियम याद करना है कि सूत्र फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। और ये बहुत आसान ट्रिक लेके आई थी मैं कि किस वर्ण बीच में क्या होना चाहिए। उस स का म हो जाएगा, आधे वर्ण का पूरा त हो जाएगा, ठीक है, एक का 3 और 3 का 1 हो जाएगा। ये नियम सारे इसके अंदर चलेंगे। ठीक है, तो ये थी आज हमारी हिंदी व्याकरण की संधि की व्यंजन संधि का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में विसर्ग संधि। तब तक के लिए धन्यवाद।